यार कितना क्यूट। हेलो कितने दिए ओ यार हेलो रिमोट हेलो बेबू हेलो बेबी। ओ यार ये कितना यार ये कितना क्यूट। ओ मैं बब्बू एक छोटू सा क्या पूछ रहा है मोहन चेरी वोट देने जा रही है मैं बेबी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग और आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मैं जा रही हूँ आज है 1 तारीख, मैं जा रही हूँ अभी वोट देने। तो अभी हम बात करेंगे, मेरे साथ है मेरा भाई है और भी लोग हैं, तो हम थोड़ी सी मुद्दों पे बात करेंगे। और यहाँ पे आपके जो है इंटरनेशनल और अपने हिमाचल के दोनों ही मुद्दे रहेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं डिबेट। और ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्दी कन्वर्सेशन रहने वाली है मुद्दों को लेके, हमारे जो भी सारे इश्यूज़ है उन सबको लेके, और जो भी जिस मुद्दों पे इस बारी जो चुनाव लड़ा गया वो सारे मुद्दों पे हम जो है 1 बाय 1 थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो धूप भी लगी है काफ़ी तेज़ और हम लोग जा रहे हैं और देखो पीछे बहुत सारे लोग। तो चलो फिर करते हैं शुरू। ये मेरा भाई है और ये भी अभी वोट देने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, ये कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। और मेरा भाई भी अभी एमकॉम, ये अपनी इंट्रोडक्शन खुद देगा। ले भाई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय मोक्ता। आई एम currently pursuing my BTech engineering from NIT हमीरपुर। So let's do some healthy conversation. ओके। और मैं भी देखो, मैं डेली का 2 से 2.5 घंटा करंट अफेयर में देती हूँ। मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं मुद्दों से लेके समझ और काफ़ी गहरी मैं भी रखती हूँ। तो फिर उसी के बारे में आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा अपने भाई से, भाई तुझे क्या लगता है इस बारी तो जो है हमारे इलेक्शन में राम राम हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? ठीक है, राम भगवान देखो ऐसा लगता है ना मेरे को कि राम भगवान ठीक है, हम सब के आइडियल है वो, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जो राम भगवान का रामत्व है ना, जो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए वो नहीं है। पर अब राम भगवान ने तो अयोध्या की गद्दी छोड़ दी, ठीक है, लंका जीत ली उन्होंने, सोने की लंका है, वो चाहते तो वहाँ भी राज कर सकते थे, पर उन्होंने बोला नहीं, सत्ता नहीं चाहिए। और ये लोग सत्ता के लिए ही राम भगवान का नाम बेच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि राम भगवान के नाम को डिफेम किया जा रहा है इस तरीके से। ओके तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है आप बोलते हैं राम राम पे, तो ये भी तो देखो ना आपकी मोदी जी ने जो है राम मंदिर बनवाया, उस पर क्या कहना चाहते हो आप? क्योंकि इतने दशकों से ये मुद्दा पेंडिंग था, हम सब लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से रूबरू है, तो वो भी तो उन्होंने करा है ना, वो काम करा है, उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई कांग्रेसी हूँ या मैं बीजेपी हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा न्यूट्रल सा रहता हूँ हर चीज़ों पे। तो देखो राम मंदिर बनाया, इट्स गुड, ठीक है, सब लोगों को खुशी हुई, हमें सब भारतीय लोगों को खुशी हुई कि राम मंदिर बना। बट द थिंग इज़ कि उसका प्रचार वो गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा फेलियर है बीजेपी का। मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो अगर हम बेसिक से चले, एक तो हम रिलीजन के बेसिस पे हम वोट मांग ही नहीं सकते, और उनका तो सबसे बड़ा वोट मांगने का मुद्दा ही वो था कि राम मंदिर हमने बनाया है भाई, ठीक है। तो ये एक उनका बड़ा फेलियर है कि राम मंदिर का प्रचार वो गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं। ओके तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किया है, मैं जिसकी सपोर्ट भी करती हूँ। 370, अब देखो 370 का मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस होती तो शायद हटा पाती। जो हमारे संविधान में भाग 21 का जो पार्ट है 370, जिसमें अस्थायी असंक्रमणशील और विशेष उपबंध, उसके अंदर 370 जो आर्टिकल आता है, जो 31 अक्टूबर 2019 को एबोलिश कर दिया, तो वो तो एक बहुत अच्छा कदम था। उस पर क्या बोलना चाहते हो? फिर आपको क्या, आप बोलते हो कि बीजेपी फिर उस पर भी वोट ना मांगे? उस पर मांग ही नहीं रही है ना वोट बीजेपी, ज़्यादा बीजेपी वोट किस पे मांग रही है कि राम मंदिर, मुस्लिम और जातिवाद, 3 चीज़ों पे वोट मांग रही है। और हाँ, 10 साल में अगर कोई 1-2 काम कर लेता है तो इस पे वोट नहीं मांगे जाता है, ठीक है। अगर हम मुद्दे देखें, महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बाकी भी छोड़ो, डेवलपमेंट भी छोड़ो, मैं ऐसा नहीं है कि अगर रोड का स्ट्रक्चर देखें हम, बहुत फैंटास्टिक काम किया है, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा काम शायद आज तक नहीं किया होगा किसी ने, जैसा हमारा जो ये रोड कॉर्पोरेशन का काम चला हुआ है, रोड स्ट्रक्चर्स वगैरह इंडिया में, ठीक है, ये बहुत सही चला है। बट तो थिंक इसकी सबसे बड़ी बात है, जो मणिपुर वाला सीन हुआ था, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ तुम लोगों को पता होगा, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो एक सबसे बड़ा फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का। क्योंकि ह्यूमैनिटी को बचाना तो सबसे पहले है, डेवलपमेंट बाद में आती है, पहले ह्यूमैनिटी को बचाना होता है। तो वहाँ जितना भी हो रहा है सब कुछ, और लाइक एक मॉब लेके एक औरत को ऐसे कर दिया है, मतलब तुम्हें पता होगा उन सब चीज़ों के बारे में। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारत का ये कल्चर के बहुत अगेंस्ट है, और पता नहीं क्या हो रहा है। शायद अगर मोदी जी बोलते तो शायद कुछ ना कुछ वो कम हो सकता था या रुक सकता था, कम से कम वो कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाते उसके। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगी, वहाँ तो
वो क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट चल रही है कि पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, उसमें क्या बोलना चाहोगे? हाँ, पापा जी मोदी जी ने वॉर रुकवा दी है ना, पर मणिपुर की वॉर नहीं रुकवा पाए पापा, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो गया उनके लिए रुकवाना। लेकिन हाँ ये बात तो है, देखो इंडिया का जो इंटरनेशनल मुद्दों पे वो न्यूट्रल रहता है। बाकी अभी हम पहुंचने वाले हैं, तो पहले वोट दे के आते हैं, फिर आपसे मतलब हेल्दी बहुत लंबी कन्वर्सेशन करेंगे और हेल्दी कन्वर्सेशन करेंगे। सो अभी देखो हम जस्ट बूथ पे पहुंचने वाले, तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो अभी मिलते हैं हम आपसे। ये देखो भाई, तो मेरा गाँव नीचे दिख रहा है, ये देखो मौसम भी बढ़िया है, सुहाना। तो गाइस वोट दे चुके हैं, हमारा मुद्दा अधूरा रह गया था, रास्ते में उसको जाते जाते वाली सारी चीज़ें जो है अच्छे से डिस्क्लेमर करेंगे। तो अब भाई एक बात है, देख एक दुनिया में चल रहा है और मीडिया पे चल रहा है सब कुछ चीज़ें कि भारत जो है विश्व गुरु बनना चाह रहा है। विश्व गुरु के इसमें भारत अपनी राह पे है, और अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मोदी जी ने 5वें नंबर पे पहुंचा दी है, और जो कि 2047 का जो टारगेट है विकसित भारत बनाने का, तो वो एक बहुत बड़ा विजन है कहीं ना कहीं मोदी जी का। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो, और विश्व गुरु पे जो भारत मतलब बनने की राह पे है, उस पर थोड़े से आप विचार अपने व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं ना पूछ लेता हूँ कि विश्व गुरु चलो हम बनने जा रहे हैं, ठीक है, बट ये बताओ कि हमारे पड़ोसी देश है उन लोगों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे अभी, और कितने अच्छे हुए हैं पिछले कई जब से बीजेपी आई है, ठीक है। अखंडता का मतलब ये नहीं है कि अपनी धौंस जमानी है, एरोगेंस दिखाना है। अखंडता का मतलब होता है अगर हम सबको साथ लेके आगे चले, ठीक है, एक तो वो। और जहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात रही ना, मैं बता दूं, ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड में है कि इनकम बढ़ी है सबकी, पर कैसी बढ़ी है मैं बताता हूँ। जैसे हमारे भी 2 लोग हैं, ठीक है, एक बहुत अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूँ, ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ी नहीं है लोगों की, बट बढ़ी कैसी है वो देखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर तुम पर कैपिटा इनकम की बात करोगे तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कैसे करते हैं कैलकुलेट, जैसे 10 लोग हैं, 9 लोगों की इनकम उसमें 1-1 रुपया, और 10वां बंदा कोई बहुत ही तगड़ा है जिस बंदी की इनकम 91 रुपीज़ है, तो 100 रुपये पूरे हो गए। और जिन लोगों की 1-1 रुपये इनकम है उनकी भी इनकम जब कैलकुलेट करेंगे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो आएगी 10 रुपये, ठीक है, जो कि इनकम है ही नहीं किसी की। देखो गाइस सब लोग जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाय दीदी, वोट फॉर कांग्रेस, नहीं वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। बाय बाय दादी, हाथ सबके साथ, दादी फूल सबके साथ। ये देखो मम्मी, मम्मी किसको दे रहा है वोट? फूल को वोट देना चाहिए, ठीक है, फूल, ठीक है, फूल याद रखना। क्या फूल ये नहीं होता। इस वीडियो क्या कहते हैं बारिश शुरू हो गई, तो हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है, तो हम अपनी डिबेट कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट वरी, अभी चलते हैं। बारिश आ गई थी जिसके बदौलत जल्दी जल्दी भागना पड़ा, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। और बिक जाए तो हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था पे, तो भाई कंटिन्यू करो आप अर्थव्यवस्था पे, उस टाइम बोल रहे थे। देखो जैसे लोग बोलते हैं ना कि कितने ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की डॉलर की इकॉनमी है हमारे इंडिया में, बट द थिंग इज कि मैं ये बोलता हूँ कि जो हमारा निचला वर्ग है, जो जिनको मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बोलता है, उनकी इनकम में क्या इजाफा हुआ है? कोई इजाफा नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी इनकम इनइक्वालिटी है ना, वो इतनी ब्रिटिशर्स के टाइम में भी नहीं थी। अमीर बहुत अमीर हो गया और जो गरीब है वो बहुत और गरीब हो गया। तो जो ये गैप है ना, इस गैप को ब्रिज नहीं कर पा रही है बीजेपी, ठीक है। और दूसरी बात ये बोलती है पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। आप सुनो पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर जैसे 10 लोगों के ऊपर पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जा रही है, तो ऐसा होता है जैसे 10 लोग हैं तो 9 लोगों की इनकम 1-1 रुपया है, और उसमें 10वां एक बंदा अंबानी जैसा बंदा है जिसकी इनकम 91 रुपीज़ है, ठीक है। टोटल इनकम हो गई 100 रुपये। अब पर कैपिटा इनकम में क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ जो जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर देता है, तो 10 से डिवाइड करके 10, तो जिन 10 रुपये की ये जो इनकम आ गई है सबकी, है 1 रुपया इनकम, पर 10 रुपये रही है, वो पैसे है ही नहीं उनके पास, फिर भी उनके साथ कैलकुलेट हो रहा है कि भाई इतनी इनकी पर कैपिटा इनकम है। तो ये एक बहुत ही मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, ठीक है। तो ये इस स्टैटिस्टिक्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें रियल ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करना चाहिए। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था चली अभी तक इंडिया की। और हाँ एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, देखो यार बीजेपी ने काम किए हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती, और हमें करना भी नहीं चाहिए, बहुत काम किए भी है, लेकिन किसी मुद्दे पे काम नहीं भी किए है। अब अगर बात करें उन्होंने अपनी जो इमेज किस तरीके से डाउन करी वो बताती हूँ मैं। अब मुद्दा रहा आपका चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए, वहाँ पे क्या हुआ, सरेआम बंदा जो है साइन कर रहा है, और जो भी हुआ वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिसीजन दिया तब जाके वो मुद्दा क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा सूरत वाला कांड, जिसमें मुकेश दलाल जो है बीजेपी के कैंडिडेट थे, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसकी किसी कारण जो है उसकी जो उसने अपना नॉमिनेशन फाइल की थी उसको रद्द कर दिया गया, और वहाँ पे जो है जितने भी बाकी अदर कैंडिडेट थे वो सारे बैठ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो आपके मुकेश दलाल जी है वो वहाँ से जीत जाते हैं बिना इससे। अच्छा, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ दीदी ना
कि जो 2014 का भारत था, जो अभी 2024 का भारत है, और अगर कांग्रेस या बीजेपी आती है दोनों में से कोई गवर्नमेंट, तो 2029 का भारत क्या होता है, क्या हो सकते हैं कंडीशंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आज की डेट में बोला जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है। हमारे यहाँ G20 की मीटिंग हुई, काफ़ी सफल उसकी मीटिंग माना जाता है। उसमें काफ़ी हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी भी हुई, बहुत कुछ देखा, और काफ़ी दुनिया भर के नेता हमारे इसमें आए। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट थी 2023 की भारत के लिए। और जो अपना बहुत कुछ, एक हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, चलो उसको तो हम गवर्नमेंट से बिल्कुल साइड में रखेंगे, वो तो इसरो की कामयाबी है, उस पर भी लेकिन कहीं ना कहीं भारत का नाम उसमें भी ऊंचा हुआ है। लेकिन अगर बात करें हम 2014 से कंपेयर करें 2024 को, अब देखो HDI डेवलपमेंट इंडेक्स आया अभी, जिसमें भारत की रैंक है 134, जो 2014 के मुकाबले गिरी है। दूसरा एक अपना हंगर इंडेक्स आया, उसमें भारत की रैंक है 111, ठीक है, जो 2014 के मुकाबले फिर गिरी है। तीसरा एक और इंडेक्स आया, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक है कितनी, उसमें भारत की रैंक है 126, जो 2014 के मुकाबले फिर गिरी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग बोलते कि अच्छे दिन और ये वो कहाँ है, और महंगाई तो इतनी ज्यादा हो गई ना कि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब अभी हम खाना खाने जाते कहीं बाहर, तो मतलब जब मैं पहले जाती थी और मतलब अभी ये जो गैप, इतना ज्यादा सब्जियां इतनी महंगी हो गई है। और अगर बात करें हम अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो तो पूछो ही मत, अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना है, लेकिन उसका तो मुद्दा ही अलग है। देखो, सेंटर की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सेंटर वाले बहुत परेशान है, बच्चे बीजेपी से बहुत परेशान है। और अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में प्रेजेंट गवर्नमेंट से हम लोग परेशान है कि इन्होंने अपना, हम देखते हैं कि बोर्ड बंद कर रखा है और इतने टाइम से कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है, पिछले रिजल्ट नहीं निकाले, जा जाके पैर पड़ रहे हैं, करो करो करो। तो अब जो हम यहाँ पे ब्लेम अपनी गवर्नमेंट को कर रहे हैं, सेंटर में वही ब्लेम बच्चे मोदी गवर्नमेंट को कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कुछ भी मतलब कह नहीं सकते, इसमें ये जो गवर्नमेंट है पता नहीं क्या काम कर रही है, और इस पर थोड़े आप अपना विचार रखो। और हाँ, अगर हम बात करते हैं 2000 आगे के भारत की, अगर अभी कांग्रेस आती है तो ऐसे मुद्दे पे काम होएगा, लाइक शायद थोड़ा बहुत महंगाई पे काम करे, या और अपना बेरोजगारी पे काम करे, ऐसे मुद्दे पे। और अगर बीजेपी आती है तो वो काम होगा मे बी शायद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे काम होगा, और कुछ ऐसे ऐसे बाहरी मुद्दों पे काम हो सकता है। तो अभी हम आप थोड़े अपने विचार रखो कि आप क्या बोलना चाहते हो। अगर मैं इकोनॉमी पे बात बोलूँ ना 2014 की, तो मुझे लगता है कि आज तक के जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट ना कोई, मतलब उनको इतनी नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, मैं उनके बारे में बायोग्राफी भी पढ़ी, तो बहुत बुक्स वगैरह, और उनके अचीवमेंट्स भी काफ़ी है उसमें। तो जो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को रन करवाया जिस हिसाब से उस टाइम ना, वो बहुत बेहतर था। ठीक है, उसमें थोड़ी ग्रोथ अगर हम बोले थोड़ी स्लो थी, बट उसमें ग्रोथ ये थी कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली है उनको साथ लेके चला गया था उस टाइम, और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी उस टाइम। ठीक है, और अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूँ कि मतलब कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात करना जरूरी है, क्योंकि जो 60% वोट बैंक, अगर हम वोट बैंक की तरफ से बात करें, वैसे तो मैं बोलूँ कि 60% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, 45 डायरेक्टली रिलेटेड है, और 15% लोग इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे तब से लेकर आज तक हमारे जो एग्रीकल्चर में वो 90% का इजाफा हुआ है। अगर तब एक किसान 100 रुपये कमा रहा था, तो आज उसकी इनकम सिर्फ 119 रुपये हुई है बढ़ के। तो ये सोच रहे हो तुम, ये मैं दोनों का फेलियर मानता हूँ, पर फिर भी ठीक है। उस टाइम जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस, उन्होंने फिर भी शायद इकोनॉमी को इस तरीके से रन करवाया कि सबकी ग्रोथ हो रही थी इक्वली। बट जो अभी इकोनॉमी को रन किया जा रहा है, वो इकोनॉमी को रन करने की है कि जो टॉप के 1% है उनकी इनकम में इतना बूम जा रहा है, और जो नीचे के लोग हैं वो नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चेंज देखने को मिलता है मेरे को 2014 के बाद में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बट वो टॉप 1% समझ लो तुम, क्रक्स होता है जो ऊपर का, बस उनकी ही बड़ी है वो। ठीक है, और बाकी हाँ 2029 फ्यूचर तो क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर इज इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है वहाँ तो। अच्छा, तो एक चीज़ और पूछता हूँ मैं आपसे दीदी, जैसे बोलते हैं कि कांग्रेस वालों को कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर फेस कौन है उनका, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, और राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी की इमेज मीडिया वालों ने इतनी खराब करी, और मीडिया वालों का तो आपको पता ही है, जो स्वतंत्रता, जो हमारा जो डेमोक्रेसी है उसका चौथा स्तंभ, जो चौथा पिलर उसको बोला जाता है, उनको तो पूछो ही मत उन्होंने क्या काम किया, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये मीडिया की बहुत गलत चीज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना बिजनेस रन करना है, उनको भी टीआरपी से मतलब है, उनको भी टीआरपी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो भी है। तो दूसरी बात करते हैं हम कि राहुल गांधी का जो पप्पू बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में पहले के राहुल गांधी और आज का राहुल गांधी में बहुत फर्क है। क्योंकि जब से उन्होंने वो कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा शुरू की, भारत को समझा, तब से शायद वो कहीं ना कहीं थोड़े परिपक्व हुए हैं, और बोलने का जो उनको कहीं ना कहीं जो मीडिया वाले चीज़ों को ऐसे घुमा फिरा के उसको क्लिप्स को जोड़ के उनकी जो इमेज को इतना डाउन करा गया उनकी इमेज को, कि भारत के लोगों को लगने लगा कि भाई अगर मोदी नहीं तो कौन, और तो कोई नेता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज की डेट में मुझे लगता है कि सबको मौका देना चाहिए, और हम पहले ये इमेजिन नहीं कर सकते कि हाँ वो तो पप्पू ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जब आज मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं न्यूट्रल होकर चलती हूँ, मैं मोदी जी की बातों को भी उतनी ही ध्यान से सुनती हूँ और राहुल गांधी जी की बातों को भी उतनी ही ध्यान से सुनती हूँ।
तो दूसरी बात ये एक और है कि जो अपना मोदी जी है 10 साल उनको अपने पीएम बन के हुए और 10 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और जितने भी उनके भाषण होते हैं और जो भी उनकी स्पीच होती है वो प्रॉपर उनको सिखाई जाती है, अच्छे से उनको याद कराई जाती है, वो स्क्रिप्टेड होती है, हर एक चीज स्क्रिप्टेड होती है। तो उसमें मतलब नहीं होता कि आपकी ऐसे टंग स्लिप हो जाए या कुछ आपसे मुंह से ऐसे उलट फुलट निकल जाए, तो उसमें मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप अभी देखो, अभी हिमाचल में आए थे तो उन्होंने क्या पटांडे सिडकू सौबिक है राम राम, तो उनको कैसे आ जाता वो कि उनको सब पता है? नहीं, वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, उनको सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है उस चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं अगर मोदी जी भी ऐसे उन्होंने कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सारा स्क्रिप्टेड होता है, तो मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी की इमेज इस चीज़ पे बहुत खराब करी गई है। लेकिन मैं हाँ फ़र्क देखती हूँ, मैं पहले के राहुल गांधी में और अभी के राहुल गांधी में काफ़ी चेंज है। और सो ओके, सो अगली बात करते हैं हम क्लाइमेट पे। तो मैं अपने भाई से क्वेश्चन करती हूँ कि क्लाइमेट चेंजेस में आप क्या देखते हो और जो करंट की गवर्नमेंट है क्या वो क्लाइमेट को थोड़ा कंट्रोल करने में सफल रह पाई है या नहीं रह पाई है? तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हो? क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस पे काम नहीं कर रही है। अभी तो यहाँ कांग्रेस है, वो भी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। बीजेपी थी पहले, उन्होंने भी बिल्कुल काम नहीं करा है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बहुत बारी वार्न करा है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को कि जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम कर रहे हो वहाँ पे वो बहुत खतरनाक होने वाली है आने वाले टाइम में। और यहाँ शिमला का हाल भी वही होने वाला है जैसे जोशीमठ का हुआ था। ठीक है, तो और इस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि अगर डेवलपमेंट होगी तो जीडीपी बढ़ेगी, बट पिछली बार 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ तो क्या फायदा? मतलब जितना तुम कमाओगे उससे ज़्यादा गवा लोगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, खासकर हिमाचल की गवर्नमेंट को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए और थोड़ा प्लान्ड वे में डेवलपमेंट करनी चाहिए, ऐसा कुछ। और ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हिमाचल की, जब से हिमाचल में सरकार आई है और उन्होंने सच बोलूँ तो यूथ के लिए कोई भी काम नहीं किया है अभी तक। यूथ जो है बहुत परेशान है, तो अभी तक हमारे रिजल्ट तक नहीं दिए गए हैं। तो और अभी ना कोई आगे आने वाली वैकेंसी है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हो? और आप देख ही रहे होगे कि क्या हाल है यहाँ पे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो शायद वो एक तो ऐसा होता है कि पहले पहले इलेक्शन थे एमएलए वगैरह के, उसमें बिजी हो गई है गवर्नमेंट, फिर ये वाला इलेक्शन आ गया, फिर इसमें बिजी होगी गवर्नमेंट। तो इनका सबसे पहले प्रायोरिटी इनकी रहती है कि पहले इलेक्शन जीतना है, काम बाद में किया जाएगा। तो यही मुझे भी लगता है कि हाँ, यूथ को लेकर यहाँ जितने भी मतलब हो रहा है, गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, तो ये बहुत एक मतलब बोल सकता हूँ मैं कि कांग्रेस को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अपर हिमाचल लोअर हिमाचल का अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं लोग मतलब कि लोअर हिमाचल के ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ की और कि उन्हें पता है, और अपर हिमाचल में ये है कि ज़्यादा लोग डिपेंडेंट सेप पे है। तो मतलब कि वही है कि यहाँ और एजुकेशन पे अगर जैसे दीदी बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने नहीं निकाली है वैकेंसीज वगैरह, और एजुकेशन का भी यहाँ यही सिस्टम है। अपर हिमाचल में अगर तुम ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो एजुकेशन बहुत ही बदतर हो चुकी है, बहुत ही वो एक जो लोएस्ट लेवल होता है ना एजुकेशन का, वही है अभी भी, वो ऊपर नहीं जा रही है। तो यहाँ की गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, स्पेशली मैं कांग्रेस, अगर कांग्रेस को बोलूँ तो कांग्रेस को इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है अभी। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुद्दे तो बहुत ज़्यादा है, और आप लोग भी आपके क्या मुद्दे और आपकी क्या विचारधारा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को भी करती हूँ एंड, और जल्दी मिलेगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मेरे चैनल को करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, टाटा एंड गॉड ब्लेस यू।